बासिल एपिसोड 34। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर हिम्मत जुटाने को इसने गहरी सांस ली और फिर अध खुले दरवाजे में दाखिल होते ही बर्क रफ्तारी से निगाह कमरे के चारों तरफ में दौड़ाई। इसका खदशा सच साबित हुआ था। वो नवीन हरगिज नहीं था। जो कोई भी था, पीठ मोड़े कमरे के बेड के पास खड़ा किसी सूटकेस पर झुका हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से गुलदान इस शख्स के सर पर मारने के लिए हाथ बढ़ाए था कि वो इसी वक्त पलटा और बेसाख्ता जो गुलदान वो इसके सर पर मारने वाली थी, इसके माथे पर वार किया। ओ खुदा! असफन ने तकलीफ से एकदम सर पर हाथ रखा। इसने असफन के कराहने की परवाह किए बिना जैसे ही अगले वार के लिए हाथ आगे बढ़ाया, असफन ने फौरन कलाई थाम ली। एक मिनट, मेरी बात सुने प्लीज। हेल्प हेल्प! असफन का कलाई थामना था कि वो खौफ से और लरज गई और दीवाना वार चिल्लाई। खौफ से मतवातर मदद के लिए पुकारती, वो असफन के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की सही कर रही थी। असफन इसकी इस हालत पर बौखला गया। नवीन इसे सुबह एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ने के बाद खुद निकल गया था। सारा दिन आराम करने के बाद अब इसकी आंख खुली थी। अपना बैग खोले खड़ा वो कपड़े निकाल रहा था जब अचानक वो वारिद हुई। इस लड़की के हुलिये से और घर में यूं मौजूदगी से वो बखूबी समझ गया था कि वो नवीन की बीवी है, लेकिन शायद नवीन ने इसकी आमद के बारे में इसे खबर नहीं किया था, इसलिए वो घबरा गई और इसे चोर समझ लिया। मेरी बात तो सुने! असवर ने इसके मुतवातर खुद पर वार करते बाजू को काबू करते हुए ऊंची आवाज में इल्तिजा की, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी सुनने, सोचने और समझने को तैयार नहीं थी। असवर ने झिंझलाकर इसके मुंह पर हाथ रखा। इसकी आवाज एकदम घुट गई। भाभी, मैं असफंद हूं! इससे पहले को इसके रद्दमल पर और हड़बड़ा जाती, असफर ने जल्दी से अपना तारफ करवाया। असफर मलक, नवीन का कजन। वो वाकई खामोश हो गई थी। अब आंखों में खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। असफर ने आहिस्ते से अपना हाथ इसके मुंह पर से हटाया। मुझे लगता है नवीन भाई ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। भाभी नहीं, मेरा नाम किंजा है। टर अंग्रेजी जुबान में वो अपना दुरुस्त नाम बताती, अब भी असफर को शाकी निगाहों से घूर रही थी। ओह जी जी, मैं जानता हूँ आपका नाम किंजा है। दरअसल ये हमारा रिश्ता है। आप मेरी भाभी हैं और मैं आपका देवर हूँ। असफर ने मुस्कुराते हुए मजीद वजाहत की, जिस पर वो भुएं सुकड़े इसका लफ्ज दोहरा गई। देवर? बमुश्किल इसने लफ्ज को दोहराया तो असफर खफीफ सा कहका लगा गया। असफर के माथे पर बने आलू को देखते हुए इसकी आंखों से फिक्रमंदी झलकी। माफी चाहती हूँ, आपको ज्यादा चोट आई है शायद। निगाहें माथे की चोट की तरफ उठाए हुए खफकत से कहती, वो वाकई फिक्रमंद लग रही थी। हाँ, चोट तो ज्यादा है, कोई बात नहीं। आपने जानबूझकर तो नहीं किया ये सब? असफर ने खफा मिटाने के लिए मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। वो परेशान कुन लहजे में कहते हुए सराय से पलटी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही असफर ने कमरे में लगे आईने की तरफ कदम बढ़ाए। माथे पर बनने वाला उभार अब सुर्ख हो रहा था। कमरे का दरवाजा फिर से खुलने की आवाज पर असफर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाए खड़ी थी। असफर ने आगे बढ़कर बॉक्स पकड़ना चाहा तो वो बॉक्स पीछे करती हुई सोफे की तरफ इशारा कर गई। बैठे, मैं कर देती हूँ। असफर ने तहज्जुब में सर हिलाया। वो मेज पर फर्स्ट एड बॉक्स रखे इस पर झुकी से खोल रही थी। असफर के सोफे पर बैठने पर वो पट्टी लिए करीब आई और इसे सर सोफे की पुष्ट से टकाने का इशारा किया। नवीन भाई कब तक आते हैं घर? अपनी झिझक को मिटाने के लिए नवीन का पूछते हुए वो सर सोफे की पुष्ट से टका चुका था। नवीन रात को देर से आता है, वो कैफे के साथ होटल बनाने वाला है, इसलिए मसरूफ रहता है। संजीदगी से जवाब देती वो इसके माथे पर पट्टी कर रही थी। ओके। असफर ने आहिस्ते से सर इस्तेमाल में हिलाया। वो पट्टी करने के बाद पीछे हुई और मेज पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को बंद किया। तुम डिनर करोगे? पलट कर असफर से सवाल करती वो काफी संजीदा थी। इससे पहले कि असफर कोई जवाब देता वो फिर से गोया हुई। आ जाओ, मैं बाहर खाना लगा रही हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स को उठाकर वो बाहर निकल गई। नवीन की बात दुरुस्त थी, वो बहुत अच्छी थी। असफर ने हाथ उठाकर माथे को छुआ और गहरी सांस लेता हुआ अपनी जगह से उठा। बाल बाल बच गया था, नहीं तो वो शायद इसे बेहोश करने के बाद पुलिस को बुला लेती। शुक्र अदा करता हुआ वो फिर से अपने सूटकेस की तरफ बढ़ा। सुनहरी गाउन के साथ चांदी रंग ज्वेलरी और सुरख बक्कल वाली चौड़ी एड़ी वाले जूते पहने वो मुकम्मल तैयार खड़ी थी। लंबी पलकों के साए में बड़ी सी आंखें सामने के मंजर के अक्स से चमक रही थी।
सामने दुरान शीशे की दीवार के पास स्विमिंग पूल के सामने बने बरामदे में फोन कान से लगाए, पैंट की एक जेब में हाथ डाले चक्कर लगाता हुआ किसी से बातों में मगन था। बात करते हुए वो कभी रुक जाता, कभी मुस्तरिब सा चेहरा ऊपर छत की तरफ उठाता, कभी लबों को आपस में मिलाए कुछ सोचने लगता और फिर कभी पेशानी को अपने हाथ से सहलाने लगता। पिछले मुसलसल 10 मिनट से वो यही सब देख रही थी। निगाहें दुरान पर से घुमाई और घड़ी पर जमा दी। रात के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इसने रुख मोड़ा। रोजीन अंदर आने की इजाजत तलब कर रही थी। आ जाए रोजीन, आहिस्ता से इस अंदर आने की इजाजत देती वो पूरी तरह रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई, जहां से रोजीन अब अंदर दाखिल हो रही थी। मैम, सर असवन पूछ रहे हैं आप लोग कब निकलेंगे? वो तकरीब के लिए निकलने वाले हैं। रोजीन की बात का जवाब देने के बजाय इसने शीशे से पार बातों में मसरूफ दुरान की तरफ देखा और फिर कदम आउटडोर की तरफ बढ़ा दिए। दरवाजा जैसे ही खोला, दुरान ने इसकी तरफ देखते ही खामोशी इख्तियार की और आबरूसा वाले अंदाज में चढ़ाए, बाहर सब वेट कर रहे हैं हमारा। क्यों? इस तरह भुएं चढ़ाए पूछा। जवेरिया ने हैरत से आंखें फैलाई। क्यों क्या मतलब? क्या इसको नहीं पता कि सब बाहर क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक तो मुझे कार्टून बना दिया, सुनहरी जोड़ा, सिल्वर ज्वेलरी, सुर्ख जूते, ऊपर से ये भी भूल गए कि कहीं जाना है। गालबन हमें जाना है कहीं, शायद इसलिए। रोजीन अंकल असफन का पैगाम लेकर आई हैं। जवेरिया ने भी इसी के लहजे में जवाब दिया, जिस पर दुरान की निगाहें कमरे में खड़ी रोजीन की तरफ घूमी। इनसे कहो वो लोग जाएं, मैं कुछ देर में निकलूंगा, सपाट लहजे में जवाब देकर पीठ फिर से मोड़ ली। जवेरिया ने गहरी निगाहों से पुष्प को घूरा और फिर वापस पलट आई। रोजीन अंकल से कहें कि हम कुछ देर बाद निकलेंगे, वो लोग इंतजार मत करे, चले जाएं। रोजीन ने सर इस्तेनाम में हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोजीन के जाते ही इसने बेजारी से दुरान की तरफ देखा। बड़ी सी एड़ी वाले इन जूतों में खड़े खड़े पांव दर्द करने लगे थे। दुरान की फराखत का इंतजार यूं खड़े रहकर करना इंतहाई बेवकूफी थी। वो पास पड़े काउंच पर विराजमान हुए और बिना मकसद मोबाइल पर निगाहें जमा दी। इसे यूं बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब दुरान आउटडोर से कमरे में दाखिल हुआ। दुरान को देखते ही इसने फौरन मोबाइल बंद किया और इसकी तरफ सवालिया देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हो चलें। दुरान ने चंद कदम आगे बढ़ाए और आकर अपनी दाएं हथेली इसके सामने फैला दी। जवेरिया ने चौंक कर पहले हथेली और फिर इससे जफ़ाकार के चेहरे की तरफ देखा, जो गहरी निगाहों से इसे देखता हुआ सामने खड़ा था और इसकी जानब हाथ बढ़ाए हुए था। वो कांच पर चेहरा उठाए इसकी तरफ देख रही थी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद ना चाहते हुए भी गोद में रखा हाथ उठाया और आहिस्ते से दुरान की खुली हथेली में रख दिया। ये लम्हा अजीब था, या फिर दुरान की आंखों से झलकते एहसासात अजीब थे कि वो इसका हाथ थामे शर्मिंदगी में इसके मुकाबल खड़ी हुई। दुरान ने नरमाहट से खुली हथेली को बंद किया तो इसका हाथ मजबूत हाथ में छुप गया। जवेरिया ने हैरत से इसकी खुली आंखों में झांका। इसके चेहरे पर तवाफ करते दुरान की निगाहें अनगिनत जज्बों को सिमटे इसके हर नुक्श को छू रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था। वो इसे यूं क्यों देख रहा था, जैसे कोई अपनी बहुत कीमती चीज को किसी के हवाले करते हुए खूबज़दा हो। जवेरिया की रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट दौड़ी। क्या कुछ गलत होने वाला है? दिल के चीख चीख कर इससे पूछ ले कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? जब चाहते हो अपना बनाते हो, जब चाहते हो आसमान पर बिठा देते हो और जब चाहते हो जमीन पर पटक देते हो। लेकिन ऐसे कैसे पूछ लेती? अगर इसने कह दिया कि तुम वही हो जिसको सिर्फ मेरे नाम की तलब थी और कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, वो खुद अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। ख्वाहिशें तो वैसे ही रुसवा कर देती हैं, मगर वो इन ख्वाहिशात का गला घोंटने में माहिर थी। जिनकी बहुत रुख बदलती है, कुछ रुख खुशगवार होते हैं और कुछ भयानक, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नाकाबिल यकीन होते हैं, और नाकाबिल यकीन रुख हसीन भी हो तो दर्दनाक होते हैं। ये दीमक की तरह आपको खाने लगते हैं, अंदर से खोखला और बंजर कर देते हैं। दुरान का मोहब्बत का इजहार करना भी इसकी जिंदगी में ऐसा ही एक नाकाबिल यकीन रुख था। चलें? दुरान की आहिस्ती सी आवाज पर इसने गड़बड़ा कर निगाहें उठाई। इसकी आंखों में झांकना चाहा, वो निगाहें चुरा गया और अब इसका हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो यूं ही किसी चोबी बुत की मानत इसके पीछे चल रही थी। कमरे से बाहर राहदारी, राहदारी से बाहर लाउंज और लाउंज से आगे राहदारी। वो बिना इसकी तरफ देखे बस इसका हाथ थामे चल रहा था। कहीं उम्मीद सी है दिल के नहा खाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा इसे समझाने में। शीशे की मेज पर बिखरे कागजात इसके हर शक को सच साबित कर गए थे। वो सोफे पर घुटने समेट कर बैठी गुमसुम इन कागजात को घूर रही थी।
जेसिका फ्रैंक बचपन से लेकर अब तक एक दर्दनाक, अनचाही और ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुज़ारने वाली लड़की। माँ के वतन से निकलने से लेकर जवानी के दहलीज पर कदम रखने तक, हर चीज़ के लिए, हर एहसास के लिए तरसती हुई लड़की। अपनी ही माँ की नफ़रत का शिकार लड़की, जिसके पास माँ के सिवा कोई रिश्ता भी ना हो और दुनिया में वही माँ इससे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हो। वो एक अनचाही धुतकारी हुई बेटी थी। इसकी माँ जिस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, वहीं से किसी ने ज़्यादती का निशाना बना डाला था। वो वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि इस ज़ुल्म की निशानी चंद माह बाद इसके साथ एक अनचाहे वजूद को जोड़ देगी। इसकी पैदाइश के बाद वो इसे अपने साथ एक मुसल्लत हुए अज़ाब की तरह अपने साथ रखती थी। वो जेसिका को बहुत देर तक भूखा रखती, लेकिन जब इसका रोना बर्दाश्त से बाहर हो जाता, तो इसे दूध देती। इसी तरह चंद साल गुजरे तो जेसिका होश संभालने लगी। होश संभालते ही बहुत ही जानलेवा हकीकतें सामने आने लगी। इसकी माँ बहुत खूबसूरत मगर जिंदगी से बेजार खातून थी। वो एक कैफे में मुलाजमत करती थी। इसकी देखभाल के लिए इसने एक आया रखी थी। वो सारा दिन आया के रहम करम पर होती और माँ रात गई वापस आती तो कमरे में बंद हो जाती। वो जिस बीमारी में मुब्तला थी, वो इसकी पैदाइश से पहले ज़ेर इलाज थी। वो कोई आम बीमारी नहीं थी। जेसिका जब समझने और सोचने के काबिल हुई, तो पता चला कि माँ नशे की लत का शिकार है और धीरे-धीरे वो फिर से नशा करने लगी थी। जेसिका छुप कर इसको देखती, तो वो जेसिका को पीटने लगती, इसे अपनी सारी मुश्किलों और परेशानियों की वजह बताने लगती। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी माँ ने इसे ज़रूरत का हर खर्चा देना बंद कर दिया और इससे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। फ़कत एक घर था जहाँ वो रह रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी माँ बिल्कुल बीमार हो गई और नशे ने इसे मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया। अब इसे अपनी माँ कभी-कभार घर में दिखने लगी। वो 15 साल की थी जब इसने अपनी पहली मुलाज़मत शुरू की। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, अनगिनत और ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ें। लेकिन कुछ सालों पहले सब कुछ बदल कर अजीब-सा होने लगा। कोई ऐसा जो इसे बिना किसी फ़ायदे के मेहरबान था। इसे इससे कोई गर्ज़ नहीं थी। बिना कुछ तलब किए वो सिर्फ़ नवाज़ रहा था। इसके दिए गए पैसों से कितनी मुश्किलें ख़त्म होने लगी थी। इसने माँ को ज़बरदस्ती कच्चे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया था। वो आखिरी वक़्त तक जेसिका को कोसते हुए अस्पताल वैन में बंद हुई थी। अब भी वो इससे मुलाकात के लिए जाती तो वो इससे मिलने नहीं आती थी। वो इस अनजान शख्स की खुफिया मदद से जहाँ बहुत खुश थी, वहाँ उलझ भी गई थी कि क्यों कोई इतने सालों चुपचाप कैसे किसी की ऐसे मदद कर सकता है। और फिर इस उलझन का एक सिरा इस दिन कैफे में मिला जब अटल ने इसका पूरा नाम लिया। हाँ, इसने इसका पूरा नाम लेकर गलती की, वो पकड़ा गया। इसे शायद इस बात की खबर नहीं थी कि वो दिन-रात अपने इस मददगार के बारे में सोचती है और यही वजह थी कि इस दिन अटल के नाम लेने पर ही वो मोहतात हो गई थी। आज इसका शक दुरुस्त साबित हुआ। अटल ही वो शख्स था जो इसे इतने सालों से पैसे दे रहा था। क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो मुस्कुराई और सामने रखे कागजात को उठाकर निगाहों के सामने किया। फिर कुछ सोचकर कागज एक तरफ रखा और फोन उठाया, अटल का नंबर मिलाया। मुसलसल फोन की घंटी जा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। यकीनन वो लैब पहुंच गया होगा। कुछ देर फोन ना उठाने पर मायूस होकर फोन को दोबारा मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए सर को सोफे की पुष्ट से टिका दिया। एक अजीब अनोखा एहसास था। कल तक अजनबी लगने वाला अटल आज दुनिया में वाहिद अपना लगने लगा था। ऐसा एहसास था जैसे बरसों तपते सहरा में चलने के बाद कोई साया मिल गया हो। वो सोफे की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। कौन कौन करेगा फिर? नेथन ने आंखें सुकड़ी इफ्तिसार किया। सर पर पहनी टोपी को उल्टा रुख घुमाए वो परेशान हाल दिखने वाले शख्स मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर नेथन डेउड था, जो इस वक्त फिल्म के सेट की मुकम्मल तैयारी किए अपने फिल्म के हीरो के इंतजार में खड़ा था। सैम बॉलीवुड का एक महंगा तरीन हीरो, जिसको इसने अपनी एक्शन फिल्म के लिए कास्ट किया था, और वो लोग इस फिल्म की शूट के लिए इटली आए थे। आज दूसरा दिन था और सैम शराब के नशे में धुत होटल में पड़ा था और इसकी फिल्म का हदायतकार इस अजीब ही मशवरे दे रहा था। जिक एजल इसकी फिल्म का जूनियर हदायतकार था, लेकिन वो बहुत मेहनती और ज़हीन होने के बायस कम अरसे में ही इसके बहुत करीब हो गया था। जैक ने इसे ना सिर्फ अपनी फिल्म के लिए हीरो बदल लेने का मशवरा दिया था, बल्कि इसे एक अदद हीरो यहीं पर होने की खबर भी दे दी थी, जिस पर वो अब हैरत जाहिर करते हुए इसके बारे में पूछ रहा था। इसकी इस हैरत पर जैक के लबों पर मुस्कुराहट उभरी और भुएं उचकाए आंखों से सामने इशारा किया। नेथन ने इसकी नजरों का ताक़ुब किया। सामने खड़ा खौबरू जवान इसकी फिल्म का स्टंट मैन था, जिसे जैक ने ही मुंतखब किया था। वो बहुत कम अरसे में इंडस्ट्री में धूम मचाने वाला एक्शन स्टंट मैन था। टेक्नोलॉजी की इस जिद्दत में इस जैसा निडर और बेखौफ स्टंट मैन नायाब था।
وہ سیاہ لیدر جیکٹ کے نیچے سفید ٹی شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگائے، ٹانگوں کو کراس صورت گھمائے، گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مخصوص انداز میں بال بکھرے ہوئے، آنکھیں تھکی سی چڑی ہوئی، سخت بے تاثر چہرہ، وہی انداز گمسم، سب سے الگ، اکیلا، اور سیٹ پر سب سے پہلے پہنچ جانے والا۔ اپنی بہت ساری خوبیوں کے باوجود وہ اس ایک سال میں اور بھی بہت سی باتوں کی وجہ سے نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ بہت اکڑ والا تھا، وہ کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انڈسٹری میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ شراب نہیں پیتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا، اور بنا مقصد کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ دورانگ، نیتھن کی سرگوشی نم آواز ابھری۔ اس نے زیک کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ کیا وہ واقعی دورانگ کی بات کر رہا تھا؟ زیک اب اس کے یوں حیرت سے دیکھنے پر لب بھینچے اصطلاح میں سر ہلا رہا تھا۔ ارے نہیں، یہ تو اسٹنٹ مین ہے، اوپر سے اس کا نخرہ ہیرو سے بھی کہیں زیادہ ہے، کسی سے بھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔